जेडब्ल्यू एडवांस के कुछ और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखते हैं आपके चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। आई होप आपको पता है आपकी आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी आपको करवाई जा रही है। इस प्रिपरेशन को शुरू किया था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और अब हम कैलकुलस पर आ पहुंचे हैं। इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो आपके कंटिन्यू हम करेंगे कैलकुलस खत्म होने के बाद। यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए कि हम इसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि हम कंसेप्ट, एग्जाम्पल, असाइनमेंट क्वेश्चंस और जेडब्ल्यू एडवांस के PYQs के साथ आपकी हर एक चीज़ को बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिस्टमैटिकली कवर कर रहे हैं। हम एक्चुअली एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। अगर आज हम बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अनफोल्ड होता है ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट, ये कब की बात है? ये आपसे जेडब्ल्यू एडवांस ने 2017 में पूछा है। और अगर आपको बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट में कहूँगा, अगर सारे बेसिक्स याद है, मतलब इसमें सब लग गया, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिगो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और सारी बारीकियां। अब इसी तरीके से जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चंस सारे टफ नहीं होते, इजी और मॉडरेट अच्छा वेटेज कैरी करते हैं। पर अगर आपको बेसिक्स पता हो, अगर आपको कंसेप्ट पता हो, आई होप आप ये बात समझते हैं, चीज़ें आसान कब लगती हैं? जब आप उनके साथ फेमिलियर है, जब उनके साथ आप यूज्ड टू है, जब आप उनके साथ अकस्टम्ड हैं। तो अगर आपने चीज़ें ठीक से पढ़ी हैं, गहराइयों में चीज़ों को जाकर एक्सप्लोर किया है, तो आप बेशक इन्हें अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर करके बहुत ईजिली आंसर्स वर्कआउट कर सकते हैं। देखिएगा, सवाल है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये किसे डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कि जिन पर ये जो आपका फंक्शन है x cos पाई ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आप खुद देखो ना ध्यान से, ये हर एक क्वेश्चन वही स्पेशल प्रॉपर्टी के अराउंड रिवॉल्व होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो, है ना। वो ये पूछ रहे हैं ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन लिखा हुआ है x कॉस ऑफ क्या, ब्रैकेट यही लगाएंगे हम क्योंकि इससे ना बात बिगड़ जाएगी, पाई ऑफ कितना, पाई ऑफ आपका x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हो जा रहा है आपका x प्लस। नाउ देयर आर मल्टीपल थॉट्स जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा सवाल, ये गौर से सुनिएगा सिंपल से जवाब को। आप एक बात बता सकते हो क्या कि सर यहाँ पर समस्या क्या है? x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब एक थॉट ये आता है कि सर यहाँ पे सोचे कैसे? मेरा कहना है ज़रा इसको ऐसे देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x कॉस, ध्यान से देखिएगा, पाई को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है पाई x प्लस कितना, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। और इसका क्या, इसका ये मेरा पूरा ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब कहना क्या पड़ रहा है सर आपका, ये बताओ। मेरा कहना है ज़रा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो। आई रिपीट, इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो। मैं इसे देख पा रहा हूँ क्या ये क्या है? अगर मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, पाई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई x। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसे कुछ ऐसा लिखा, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बड़े सिंपल से स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। इसे और थोड़ा ठीक करता हूँ, इसे मैं ऐसा लिखने के बजाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को पहले लिख लूँ तो चलेगा क्या? मतलब इसे लिखा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू पाई। इन सारी बातों का मतलब क्या है वो समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की सारी वैल्यूज के लिए जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? वो कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी। आप समझ रहे हो क्या? ये चेंज होता रहेगा ना, मतलब ये ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू आपको देता रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है? इंटीग्रल वैल्यूज। अगर ऐसा कुछ आप सोच पा रहे हो तो अभी इसे एक तरफ रखो, बस इस हिस्से को देखो। ये एक्चुअली पता है क्या लिखा हुआ है? अगर आप ठीक से नोटिस कर रहे हो तो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ कितना, कोई एक इंटीजर इंटू पाई प्लस लेट्स से एक थीटा। बस मैं भी तो पहले आपसे इतनी बात करना चाह रहा हूँ, कोई एक इंटीजर इंटू पाई प्लस एक एंगल। अब इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं क्वाड्रेंट थ्योरी लगाऊं तो पाई के मल्टीपल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं सर? पाई के सारे, मुझे देखो आप 0 2 पाई, यानी पाई के सारे इवन मल्टीपल्स मुझे यहाँ मिलते हैं, और पाई के सारे ऑड मल्टीपल जैसे पाई, है ना, पाई के बाद क्या 3 पाई, 3 पाई के बाद क्या 5 पाई, पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स यहाँ मिलते हैं। अब पाई के अगर इवन मल्टीपल्स में कुछ ऐड किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पहुँचते हो, पाई के अगर ऑड मल्टीपल में कुछ ऐड किया तो आप
यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुँचते हो। अच्छा और सुनना, ये जो कुछ बातें मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ ना, अगर ये रिजल्ट्स आपको याद रह जाएं तो नहीं याद रखना, ये बहुत सटली या इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं किसी ना क्वेश्चन में लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या सर, अगर पाई के किसी मल्टीपल में कोई एंगल ऐड किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। पहली बात तो पाई के कारण मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब ये जो n है ये इवन है, तो cos 0 प्लस पाई cos 2 पाई 0 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा, ये जो होंगे पाई के कारण cos ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी अगर ये cos है और ये कैसा है सर, पाई का आपका इवन मल्टीपल है, जिसे मैं लिख लेता हूँ लेट्स से 2n पाई है ना, और उसमें अगर मैंने थीटा ऐड किया तो मैं जानता हूँ बड़ी स्पष्ट सी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आए हो जहाँ पर सारे ही रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो पहली बात तो पॉजिटिव रहेगा और पाई के कारण cos रहेगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पर रहता थर्ड क्वाड्रेंट में कब, जब पाई का कोई ऑड मल्टीपल, मतलब कुछ ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता 2n प्लस 1 इंटू पाई, आई होप आप देख पा रहे हो, प्लस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता, आप देखो ध्यान से, 2n प्लस 1 यानी पाई का एक ऑड मल्टीपल, उसमें अगर कोई एंगल ऐड किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। यहाँ पर आपके 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cos नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस, पाई के कारण cos ही रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं महज आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन अप्लाई करें तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब आप cos में पाई के किसी मल्टीपल में कोई एंगल ऐड करते हो तो वो रहता cos थीटा ही है, बस उसके आगे प्लस या माइनस साइन आता है। अब ये कब आता है सर, ये साइन इस बात को ध्यान में रखकर आता है कि अगर आपके पास पाई का वो इवन मल्टीपल था तो वो प्लस साइन रहता है, लेकिन अगर वो पाई का ऑड मल्टीपल था तो वो नेगेटिव साइन रहता है। तो कहना है वो पाई का जो मल्टीपल है अगर उसे मैं -1 की पावर में रेस कर दूँ तो बात खत्म है। क्योंकि देखो ना, अगर पाई का मल्टीपल इवन है तो आपका प्लस साइन आता है, और अगर पाई का मल्टीपल ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये माइनस साइन ले आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन आपको समझ आ रहा है। बाय द वे ये n अलग है ना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसे m लिख देता हूँ, आई होप आप भूलोगे नहीं, ये अलग था ना, ये n की जगह m मान लो, ये n आपका इस फॉर्मूले वाला है और ये एक अलग कहानी थी। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब पाई में आप थीटा ऐड करते हैं, पाई के किसी मल्टीपल में थीटा ऐड करके उसका कॉस लेते हैं, तो डिपेंड करता है, पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो कॉस थीटा, लेकिन पाई का अगर ऑड मल्टीपल है तो माइनस कॉस थीटा। तो वो कौन डिसाइड करवा देगा, ये n। कोई बात समझ आ रही है तो आगे बढ़े क्या, इसको यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है सर, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक इंटीजर होगा, ये तो तय है कि ये एक इंटीजर होगा, लेकिन ये कैसा इंटीजर होगा, मतलब आपका इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, कैसा मुझे नहीं पता। तो मैं कह रहा हूँ जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग सोच के देखो, x को अभी भूल जाओ, x एक तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर cos ऑफ एनी इंटीजर इंटू पाई, यानी पाई का कोई मल्टीपल, इवन या ऑड अभी नहीं पता, और उसमें कोई एंगल, लेट्स से इसे थीटा कह देते हैं पाई x को, तो शैला इसे cos n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे -1 की पावर n। अब n इस बार क्या है, ये जो आपका इंटीजर है, जो कि क्या होगा अभी, जो कि होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आई होप आप सुन रहे हैं, इनटू कितना cos थीटा, और cos थीटा मतलब क्या, cos, और थीटा कितना है अभी, थीटा हो जा रहा है आपका पाई x। तो आपका जो फंक्शन उसने दिया था ना, वो घुमा फिरा कर ये निकल कर आ रहा है, आपका जो फंक्शन उसने दिया था उसे जब हमने फाइनली सिंप्लीफाई किया तो वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये तो सुलझ गया। कहना क्या पड़ रहा है आपका, मेरा बस आपसे ये कहना है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पिक्चर में आया है, और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर x पिक्चर में आए, काम बिगड़ेगा सर, काम इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपके डिसकंटिन्यूटी लेकर आता है जहाँ जहाँ पर आपका x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वो पार्ट लिखा हुआ है वो एक इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ x जितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ लेगा वहाँ ये आपका डिसकंटिन्यूटी लाएगा। बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसमें बस मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ ज़ीरो के अराउंड क्या हो रहा होगा। सर ज़ीरो के अराउंड ये जो आपका पूरा पार्ट है ये कंटिन्यूस तो है, बिल्कुल है। ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ज़ीरो के अराउंड ये आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, और ज़ीरो पर ये ज़ीरो है। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि x जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू लेगा उन सब पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी लाएगा, लेकिन ज़ीरो पर वही स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण ये ज़ीरो हो, और ज़ीरो इंटू एनीथिंग विल बी ज़ीरो, तो वहाँ पर मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल से डिफरेंशिएबल। तो मैं बस ये कहूँगा कि ये जो आपका फंक्शन है ये हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ज़ीरो पर ये कैसा है, ज़ीरो पर ये डिफरेंशिएबल है।
क्यों? क्योंकि वो स्पेशल प्रॉपर्टी यहाँ लग जा रही है। क्या आपको ये समझ आ रहा है 3 लाइन में हमने इसे कैसे खत्म किया? आई होप अब आप ये आइडिया लगा पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा, बड़े सिंपल से थॉट के साथ। सर इसमें कोई और तरीका भी हो सकता है, कोई और तरीके से भी सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप सोचना चाहें। आपको समस्या कहाँ नजर आ रही? पहली बात तो ये समझ आई क्या कि जीरो को छोड़ के बाकी हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्या पूछ रहा है? रियली सॉरी, डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो डिसकंटिन्यूस तो बेशक ये है ही। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर भी बात आती तो मैं यही कहता। तो आपको ये बात नजर आ रही है क्या कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकंटिन्यूटी की जब कोई बात कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा, मेरे लिए सारे इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, -1, 2, 1 और भी कुछ होते तो उन सब पर ये आपका कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस या नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन जीरो पर ऑफ कोर्स ये आपका कैसा हो जाएगा, जीरो पर आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वो स्पेशल प्रॉपर्टी के थ्रू इसे प्रूव कर पा रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है यानी ये कंटिन्यूस है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट? आपको अगर डाउट लग रहा है कि कंटिन्यूटी आप कैसे प्रूव कर रहे हो, सर मैं कंटिन्यूटी को प्रूव करने का एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग, और जीरो के राइट हैंड साइड से आओगे तो भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग। तो बात वही होगी ना, ये चाहे कुछ भी हो, ये तो जीरो ही है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और जीरो के राइट हैंड साइड से, तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन भी आपका कैसा हो जा रहा है, जीरो। एबल टू डाइजेस्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे है? आई होप अब आप सहमत हैं कि डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे अलग अलग तरीकों से चेक कर सकते हैं। वेल, हियर कम्स योर अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। जरा इसे गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे JEE एडवांस ने 2020, थोड़ा ताज़ा ही से क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, रिसेंट के कुछ ईयर्स में पूछा गया आपसे सवाल है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें तो। जैसे एक फंक्शन है f जो r से r में डिफाइंड है। वो फंक्शन क्या है? वो है x³ - x² टाइम्स x - 1 टाइम्स साइन x, है ना। मैं ये x यहीं लिख देता हूँ अगर आपको कोई परेशानी हो तो, है ना। ये x को यहीं लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ तो आप इसे मिस कर जाओगे, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप दैट्स ओके फॉर यू, कोई परेशानी तो नहीं है। अब क्या, अब सर ये कि आपने अगर आगे चीज़ों को देखा तो वो कह रहा है एक g भी फंक्शन है, आपका g भी एक फंक्शन है, और वो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, कोई सा भी रैंडम सा फंक्शन है, वो डिफाइन अभी नहीं कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है f ऑफ g का मतलब होता है, मतलब f इंटू जी का मतलब होता है कि आपका f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, है ना। अगर कोई लिख कर दे रहा है fg तो उसका मतलब है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। फिर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। वो क्या पूछ रहा है भैया आपसे कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। आप पता है सारी कहानी एक तरफ रखो, बस इसे थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आपने f ऑफ x को ध्यान से देख लिया ना तो आप कहानी बहुत हद तक वर्कआउट कर लोगे। बताओ f ऑफ x क्या लिखा हुआ है? सर f ऑफ x लिखा हुआ है x³ - x², ये लिखा हुआ है x³ - x² प्लस कितना, x - 1 इंटू साइन x, ये लिखा हुआ है प्लस x - 1 इंटू साइन x। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझो, ऑप्शंस पढ़ो। बात किस पर आ रही है? कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर, और सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो खेलना चाह रहे हैं आपसे, किस पर? x = 1 पर, है ना। तो मैं एक सबसे पहले तो अपने जीवन का सबसे ज़रूरी काम कर लेना चाह रहा हूँ कि मैं 1 पर इसे थोड़ा देख लेना चाह रहा हूँ, मैं 1 पर इसे थोड़ा समझ लेना चाह रहा हूँ कि 1 पर ये कैसा है। तो देखो ज़रा ध्यान से, जब हमने 1 पास किया तो सर ये एक नॉर्मल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका साधारण सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये आपका नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई थिंक ये 1 पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होंगे। मैं डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात करूं तो क्या बुराई है इसके डिफरेंशिएबल होने में? तो शलाई से ये आपका ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ये 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। आप सुन रहे हैं? तो मुझे पता चल रहा है सर कि आपका जो f ऑफ x है ना, वो 1 पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। अच्छा, एक और बस बात निकली है तो हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मतलब दिख रहा है मेरे ख्याल से, मुझे शायद प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटीन्यूअस, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक, तो ये सारे आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इन पर कोई भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन, मतलब ये नॉर्मल से आपके पॉलिनॉमियल फंक्शंस है, राइट। इन पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन, सम, डिफरेंस कुछ भी अप्लाई करूँ वो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन ही बनाएगा, क्योंकि ये सब आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कंटिन्यूस तो वो होंगे ही होंगे। बस एक छोटा सा जवाब आप मुझे दे दीजिए कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी। सर देखो, साइन 1 नहीं पता, पर 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 - 1 0। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये कितना आ रहा है? 0। मुझे एक और ज़रूरी बात पता चली है कि जो आपका f ऑफ 1 निकल कर आया है वो भी आपका 0 हो जा रहा है। तो इससे करना क्या चाह रहे हो सर आप? अब मैं आता हूँ अपने इस पॉइंट पर कि मैं f ऑफ x जब पता कर चुका हूँ x पर कैसा है, तो गौर से सुनिएगा, क्या मैं f ऑफ g को लेकर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कुछ ना कुछ?
कुछ तो कह ही सकता हूँ अगर मैं कुछ निकालना चाहूँ तो एक एक करके एक एक पॉइंट पर अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते जाएगा। पहला स्टेटमेंट, अगर g जो है आपका वो अगर 1 पर कंटिन्यूस है तो आपका f ऑफ g डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 1 पर। मेरे ख्याल से तो ये तो उसने वो आपकी प्रॉपर्टी ही कह दी। आपको रियलाइज हो रहा है वो स्पेशल प्रॉपर्टी पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उस पर कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते ही चले जा रहे हैं। फिर वही अगर आपसे मैं पूछूं अगर g आपका कंटिन्यूस है, आप सोचो ना आपका f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, वो हो जाता है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स कुछ ऐसा। अब उसका कहना है कि अगर आपका g ऑफ x x की वैल्यू 1 पर कंटिन्यूस है, उसने कहा ये 1 पर कंटिन्यूस है, मैं जानता हूँ ये तो 1 पर कंटिन्यूस भी है और 1 पर डिफरेंशिएबल भी है और 1 पर ये क्या है, 1 पर ये 0 है। आई होप आप ये लैंग्वेज समझ पा रहे हो जो मैंने लिखी है ना। आई होप अब आप स्पेशल प्रॉपर्टी का सेंस समझते हो। f ऑफ x की अगर मैं बात करूँ तो 1 पर आपका f ऑफ x कंटिन्यूस तो है ही, आपका f ऑफ x 1 पर डिफरेंशिएबल भी है और आपका f ऑफ x 1 पर कितना है भाई, 0। क्या मैं कुछ बताऊं या आप खुद जानते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि सर मुझे बस इसी बात का वेट में कर रहा था कि मुझसे कोई कह दे कि g ऑफ x 1 पर कंटिन्यूस है, क्योंकि मुझे नहीं पता है g ऑफ x एक आर्बिट्ररी फंक्शन है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर g ऑफ x अगर मुझे पता चल गया कि वो 1 पर कंटिन्यूस है तो f ऑफ x ने तो सारी कहानी सुलझा दी ना, क्योंकि f ऑफ x 1 पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और 0 तीनों था तो 0 इंटू दिस फंक्शन। अब g ऑफ x मुझे नहीं पता डिफरेंशिएबल है या नहीं। आई रिपीट, g ऑफ x डिफरेंशिएबल है तो कहानी सुलझी हुई वैसे भी है, और g ऑफ x इवन डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी ये प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पर। क्या बात आप समझ पा रहे हो। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो हमें कह रहा है कोई कि g अगर 1 पर कंटिन्यूस निकला तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स आपका 1 पर डिफरेंशिएबल होगा। ये आपकी किस पर बेस्ड है, ये आपकी वो स्पेशल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है अगर आपको बात याद आई तो सर मेरा कहना है ऑप्शन ए तो जाहिर सी बात है आपका सही है। बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी बात वो कह रहा है f ऑफ g आपका डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पर तो g कंटिन्यूस हो गई होगा। सर ये तो यही बात कह रहा है। एक मिनट, आप शायद गलत कर रहे हो, आपने ठीक से पढ़ा नहीं। मैं इस लाइन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स जो है आपका, आई रिपीट f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स जो है आपका, वो कह रहा है अगर ये डिफरेंशिएबल, ये गिवन है मुझे कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, तो कह रहा है आपका g ऑफ x जो होगा ना वो कंटिन्यूस होगा। आपको ये बताना है। एक मिनट थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। मुझे f ऑफ x पता है क्या कि कंटिन्यूस है, मुझे f ऑफ x पता है क्या कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। सर f ऑफ x आपका 1 पर कंटिन्यूस भी है ना, और f ऑफ x आपका 1 पर डिफरेंशिएबल भी है। आई होप हम ये बात जानते हैं। आई रिपीट, मैं स्टेटमेंट में बात भली भांति जानता हूं कि f ऑफ x आपका x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, और इवन ये भी जानता हूं कि f ऑफ x आपका 1 पर कितना है, 0। खैर इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी मुझे किसी ने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है डिफरेंशिएबल है, मुझे किसी ने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंशिएबल है, मतलब f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है। तो इससे क्या बातें निकल कर आती हैं, इससे ये बातें निकल कर आती हैं कि g ऑफ x को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मतलब g ऑफ x डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और g ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। क्योंकि g ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं रहा तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इस बात के कारण डेफिनेटली आपका डिफरेंशिएबल होगा, बशर्ते g ऑफ x क्या रहना चाहिए उस केस में, एटलीस्ट g ऑफ x कंटिन्यूस मुझे चाहिए, कम से कम g ऑफ x मुझे कंटिन्यूस चाहिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आई होप आपको स्पेशल प्रॉपर्टी याद है। मैं उल्टी अपोजिट बात आपसे कह रहा हूँ, इनवर्स रिवर्ट करके उसे, है ना। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर मुझे पता चल जाए कि g ऑफ x आपका कंटिन्यूस है, अगर मुझे पता चल जाए कि g ऑफ x कंटिन्यूस है, तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कह दूंगा कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है। अब इस बात को समझने की कोशिश करना एक अलग तरीके से। मान लो आपका g ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है तो क्या। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर g ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है तो क्या। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल निकला, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल निकला तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स एनी वे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि f ऑफ x तो 1 पर डिफरेंशिएबल है, g ऑफ x भी है, तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं निकला, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं निकला तब भी तो, आई रिपीट, अगर g ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं निकला
तब भी तो आपका एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है। अब आपको ये बात याद आ रही है। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात, जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएबल नहीं होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सर, जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएबल नहीं होने के 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? गौर से सुनिएगा। जी ऑफ एक्स के डिफरेंशिएबल नहीं होने के 3 कारण हो सकते हैं। मैं तीनों कारण आपको याद दिला रहा हूँ कि किसी फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मुझे कब कब मिलती है। पहली कंडीशन, सर, जब वो फंक्शन आपका कैसा हो? जब वो फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस हो। आई होप आपको याद होगा। दूसरा, वो फंक्शन एक शार्प टर्न ले ले। आई होप आपको ये भी याद होगा। और तीसरा, वो फंक्शन आपका किस तरीके से हो, उसकी जो उस पॉइंट पर आपकी जो टेंजेंट बन रही है वो आपकी वर्टिकल है। आई होप आपको याद है, क्योंकि वो 90 डिग्री यानी कि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है। अगर उसकी टेंजेंट कैसी हो उस पॉइंट पर? वर्टिकल टेंजेंट हो, मतलब वो इन्फिनिटी हो। क्या ये कंडीशंस आपको याद है? अब मैं इन तीनों कंडीशन से स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि अगर कोई मुझसे कहे कि एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स आपका एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, तो जी ऑफ एक्स क्यों ज़रूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू 1 पर कंटिन्यूस हो या ना हो, इस बात को ऐसे इस स्टेटमेंट के बेसिस पर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक तरीके से मैं और समझाता हूँ, आप प्रॉपर्टी याद करो। कौन सी प्रॉपर्टी सर? प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उन पर बात करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या प्रेडिक्शन कर सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स पर एंड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स पर। मैं दोनों बातें याद दिलाता हूँ और आपको इस प्रॉपर्टी को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद याद आ जाएगा। याद करो सर, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन डिफरेंशिएबल होता है। अगर इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है, इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल नहीं है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्जैक्टली एक है ना, तो मैं कहता था कि इनका जो सम और डिफरेंस है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स इनके प्रोडक्ट को लेकर मैं कोई ओपिनियन नहीं रखता, वो मैं नहीं जानता वो क्या होगा। इनके प्रोडक्ट को लेकर मुझे जानकारी नहीं होती थी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने की आप कोशिश करना बहुत ध्यान से। अच्छा, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल ना हो, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल ना हो तो सर बात ही खत्म हो गई। फिर तो इनके सम और डिफरेंस को लेकर भी हमें कोई जानकारी नहीं होती थी और इनके प्रोडक्ट और डिवीजन को लेकर भी मुझे कोई जानकारी नहीं होती थी। मैं बस इस गारंटी के साथ इस बात को लेकर बस श्योर रहता था कि जब दोनों डिफरेंशिएबल हो तब तो इनके सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस डिफरेंशिएबल होते थे, और अगर इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल है और कोई एक नहीं है तो फिर सर इनका सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होता था। लेकिन इनके प्रोडक्ट को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता था। आपको बात याद है? बस इस बात को याद करना, बस इस बात को याद करना और सोच कर देखना कि क्यों ऐसा कहना ज़रूरी होगा। बात समझने की कोशिश करना। सर देखो, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पर इस बात को उल्टे तरीके से देखना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या क्या बातें निकल कर आती हैं? अगर इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है तो 3 बातें निकल कर आती हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो 3 बातें कैसी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल हो लेकिन जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो। गौर से सुनना, एक बात एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो लेकिन जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो। तीसरी बात कि एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल ना हो और जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल ना हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर जानता हूँ, मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरा ये कहना है, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी मुझे नहीं पता चल पाती है। आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी मुझे नहीं पता चल पाती है। कब? जब इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल ना हो, जब इनमें से कोई एक डिफरेंशिएबल ना हो या फिर दोनों ही डिफरेंशिएबल ना हो। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी को श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि वो होगा कब? जब दोनों ही हो। अच्छा, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है, जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होता है तो क्या ये बात जरूरी है कि दोनों ही डिफरेंशिएबल रहें तब ही वो होता है? नहीं सर, 3 केस और होते हैं जब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस लाइन को सुनना, इसी में आपके सेकंड ऑप्शन का क्रक्स छुपा हुआ है, अगर आप सुन पाए तो। मैं फिर से कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो कुछ और भी केसेस होते हैं, कुछ और भी केसेस होते हैं जब वो प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएबल हो सकता है।
क्योंकि ये वो तीन बातें हैं जब मुझे नहीं पता डिफरेंशिएबल है या नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? अब आप मेरा एक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन बी को समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझो। मुझसे किसी ने कहा कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो है आपका वो कैसा है भाई, वो आपका डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैसा है भाई आपका, वो आपका डिफरेंशिएबल है। अब इनमें से कौन सा केस लग सकता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, उसमें से मुझे ये तो पता है सर कि आपका एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, उसमें से मुझे ये तो पता है कि आपका एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है। तो सर इस पर क्या दो प्रतिक्रियाएं निकल कर आती हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है तो दो बातें निकल कर आती हैं कि क्या क्या रहा होगा, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, तीनों बातें समझाता हूं, चलो गौर से सुनना। जब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तब मुझे क्या पता है, पहले वो बताता हूं। मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो डिफरेंशिएबल है। मुझे पता है, दूसरे तीनों केस बना रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको मैं दूंगा इसलिए बहुत अच्छे से समझना। मुझे ये पता है कि एफ ऑफ एक्स तो आपका डिफरेंशिएबल है। अब जी ऑफ एक्स क्या कर सकता है, जी ऑफ एक्स दो बातें कर सकता है। जी ऑफ एक्स कहने को हो सकता है डिफरेंशिएबल हो सकता है जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो, और एक और केस जब जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ना हो। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, सुनना ध्यान से। ये वो दो केस बनाए हैं मैंने। इस केस में जी ऑफ एक्स जब डिफरेंशिएबल नहीं है तब मैंने मान लिया कि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन ये वो केस मान लिया जब जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, पूरी पिक्चर यहां समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो। सर जब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल। तो ये बात इसकी तरफ लीड करेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब मेरी बातें समझने की कोशिश करना, सुनना ध्यान से। जब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो मुझे पता है कि एफ ऑफ वन जीरो है, एफ ऑफ वन जीरो है। तो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी लगाकर मैं ये कह पाया, जो हमने ऑप्शन ए में मार्क किया है, मैं अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी लगाकर ये कह पाया कि भाई आपका जो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो, सर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ही हमने पता कर लिया है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ही नहीं है एक्स की वैल्यू 1 पर, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। पर मैंने ऐसा कभी कहा है क्या कि अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा ना। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नहीं है तो उनका सम या डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इस बात की गारंटी रहती है। जब कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और दूसरा नहीं हो तो उनका सम या डिफरेंस डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस बात की गारंटी रहती है। लेकिन जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा नहीं है, बशर्ते उसके साथ में एक और कंडीशन ऐड कर दे रहा हूं कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं है मान लो, तो ऐसा क्यों गारंटी दे रहे हो सर आप कि वो नहीं होगा? क्योंकि जब ये डिफरेंशिएबल और ये नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं वो केस मान ले रहा हूं कि जब इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है। कब? जब ये डिफरेंशिएबल था पर ये नहीं था, और इसको नहीं करने के पीछे मैंने मान लिया कि जी ऑफ एक्स क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस नहीं रहा होगा। तो ऑफ कोर्स एक संभावना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जब डिफरेंशिएबल हो तो हो सकता है जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो हो सकता है जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, पर ये भी हो सकता है कि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ना हो। तो ये कंक्लूड नहीं कर सकते ना आप कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ऐसा कहना तो गलत होगा। क्या मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं? आई होप आप बहुत क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें देख पा रहे हो, और अगर आप देख पा रहे हो तो वापस आते हैं इस पॉइंट पर, और मैं कहना चाह रहा हूँ ऑप्शन ए वाजिब बात है, सही है, लेकिन ऑप्शन बी आप गलत मार्क कर रहे हो सर। ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत ही होगा। मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस बात को समझो। आप मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे इफ ए इम्प्लाइज बी, आप मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ोगे इफ ए इम्प्लाइज बी, तो कभी भी ये मत कहना कि बी भी ए को इम्प्लाई करेगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ते वक्त हम ये बात करेंगे, है ना। अभी फिलहाल एक हल्का फुल्का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे कि इफ अ फंक्शन, है ना, इज डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये बात याद है। हमने क्या डिस्कशन किया है कि अगर एक फंक्शन कैसा है भाई, अगर एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस
होता है। ये क्या आपको दिख रहा है एक ऐसा सिनेरियो? अगर ये होता है तो ये तो होता ही होता है। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो। मैं फिर से कहता हूँ, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन यस इट इज कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब वो कंटिन्यूटी को पार कर चुका हो। दूसरी बात, क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? यानी अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं सर, कंटिन्यूटी होना इंश्योर नहीं करता है कि वो डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर शार्पटन आ गया तो ज़रूरी नहीं है ना कि कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे मॉड्यूलस, 0 पर आपका मॉड एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई कहे ए इम्प्लाइज बी, तो आप ये मत कहना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। नहीं, ये बात ऐसे नहीं कही जा सकती कि अगर जब जब ऐसा होगा तो ऐसा होता है, पर जब जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसके होने पर ये होता है, पर इसके होने पर ये हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। और अगर आप ऑप्शन ए और बी को देखो तो यही तो गड़बड़ हो रही है। ऑप्शन ए और बी में यही हो रहा है, जब जी कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि हमने एफ को लेकर जो भी कंडीशन चाहिए थी वो देख ली थी। पर मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ जी अगर डिफरेंशिएबल है तो जी भी कंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। और उसको जरूरी नहीं होने वाले केस को मैं आपको इस पॉइंट से समझाने की बहुत डिटेल में कोशिश कर रहा हूं कि ये सिनेरियो भी तो हो सकता था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ एक और चीज़ से, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया लगता रहे। मैं इसी बात को अब चूंकि निकली है तो खत्म करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप ये कभी नहीं कह सकते कि बी ए को इम्प्लाई करेगा जब ए बी को इम्प्लाई करता है तो, पर आप ये ज़रूर कह सकते हो कि नेगेशन ऑफ बी नेगेशन ऑफ ए को इम्प्लाई करेगा। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये आपका ए है तो वो कंटिन्यूअस होता है, ये आपका बी स्टेटमेंट है। मतलब जब जब ए होता है तब तब बी होता है, मतलब जब जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब तब वो कंटिन्यूअस होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद ही अचीव होती है। पर कंटिन्यूटी के बाद अचीव हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं रहती, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ गलत है। पर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनना। ऑफकोर्स जब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ए बी को इम्प्लाई करता है तो हम ये नहीं कहते कि बी ए को इम्प्लाई करेगा, पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर ए बी को इम्प्लाई करता है तो नेगेशन ऑफ बी नेगेशन ऑफ ए को इम्प्लाई करेगा। ऐसा क्यों ट्रू है ये मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाते वक्त आपको सिखाऊंगा। अभी फिलहाल बस आप मान लो ऐसा होता है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेगेशन ऑफ बी नेगेशन ऑफ ए को इम्प्लाई करता है। इसका ये मतलब है इसका नेगेशन इट मस्ट बी कंटिन्यूस का नेगेटिव क्या होगा? इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू यानी डिसकंटिन्यूस। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। देन नेगेशन ऑफ बी विल इंप्लाई नेगेशन ऑफ ए का नेगेशन मतलब इसका नेगेशन, मतलब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप देखो ना ध्यान से, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गई ना। अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आई होप थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही हैं। इसका एक क्रिस्टल क्लियर डिस्कशन हम मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए रिजर्व रखते हैं। अभी आप सीधे सीधे आइए ऑप्शन सी पर और ऑप्शन सी को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा ऑप्शन सी को देखो। ये तो आई थिंक सर आज का सबसे आसान सवाल हो गया। इफ़ जी इज़ डिफरेंशिएबल देन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। अरे सर, जब आप प्रूव कर ही चुके हो कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स पर मतलब 1 पर, और जी ऑफ एक्स आपका ऑप्शन सी कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो इनका एल्जेब्रिक ऑपरेशन यानी इनका प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा ना। ये तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन सच कहूं तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक सी प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही है तो। अच्छा, ऑप्शन डी को लेकर आपका क्या ख्याल है? फिर से वही बात, वो कह रहा है अगर एफ ऑफ जी, फिर से वही बात, सी का डी। आप देखो ना, ए और बी में इन्वर्ट कर दिया, सी और डी में इन्वर्ट कर दिया। आप देखो, अगर एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल है तो क्या ज़रूरी है जी डिफरेंशिएबल होगा? सर ये बात तो हम ऑप्शन ए में ही प्रूव कर चुके हैं, यहीं से हमने देख लिया था, अगर आपको याद आ रहा है। मैं फिर से बात बताता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन को ना ये चार्ट आपको समझा देगा, ये चार्ट बहुत अच्छे से समझा देगा। अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो क्या ज़रूरी है कि जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो? सर स्पेशल प्रॉपर्टी। आई होप आपको बात याद आ रही है कि अगर जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो भी चांसेस हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल बन जाए एक तरीके से, और ये वो तरीका है। तो मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि इसके हम 2 ऑप्शंस मार्क करेंगे? कौन कौन से? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार? और अब आपको क्लैरिटी हो रही है क्या कि प्रॉपर्टीज को कैसे सोचना है? और इसमें कुछ नहीं सोचना था, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके ऑप्शंस आपके स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन से, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर, अगर आपको याद आ रही है तो।
आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने एक एक लेक्चर को कितना डिटेल में पढ़ा है, और जब उन लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ाए तो उसका फायदा ये हो रहा है कि क्वेश्चंस बस देखते भर सॉल्व हो जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कोई भी कसर बाकी ना रहे और कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और आप कोई भी डिटेल मिस ना करें कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो बहुत अच्छे से इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं से कहीं तक कुछ ना छूटे, ताकि आपको हर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर पता हो। क्या ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया? एक एक ऑप्शन आपको रियलाइज़ हो रहा है, ये टिक करके आप खत्म कर सकते हो, उसमें कुछ सॉल्व करने जैसा ही नहीं था। ये सारी बातें तो मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको मैं बातें समझा पाऊँ, वरना इस क्वेश्चन में सिर्फ सोचने जैसा था, इंटेलिजेंस, दिमाग अप्लाई करने जैसा एक क्वेश्चन था ये। अगर यहाँ तक बात समझ आई तो क्या अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? साहब ये सवाल भी आपसे 2020 में जेईई एडवांस ने 2020 में पूछा है, और इस सवाल को अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर वही बात, सारी बातें एक एक करके गौर से देखेंगे। गौर से सुनिएगा सर, क्या लिख रहा है वो आपका f जो फंक्शन है वो r से r में है, g जो फंक्शन है वो भी r से r में है। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है साहब कि f ऑफ x प्लस वाई जो है आपका, f ऑफ x प्लस वाई जो है आपका, वो f ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस f ऑफ x इंटू f ऑफ y है। f ऑफ x को लेकर उसने कहा कि वो x gx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। और एक और बात वो कहना चाह रहा है कि जो लिमिट है आपकी g ऑफ x जब x 0 को अप्रोच करे तो वो 1 है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस बारे में वो आपका ओपिनियन लेना चाहिए। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन f कह रहा है डिफरेंशिएबल, तो मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पर सवाल उठाना है, देख लेंगे। ऑप्शन बी g 0 दिया हुआ है तो g को डिफरेंशिएबल होने पर बात कर रहा है, सोच लेंगे सर। डेरिवेटिव ऑफ f डैश 1 पूछ रहा है, मतलब f डैश 1 वो बेसिकली पूछ रहा है आपसे, ठीक है सर। द डेरिवेटिव f डैश 0 मतलब f डैश 1 और f डैश 0 भी पूछ रहा है, सारी बातें करेंगे। पहले तो मैं बस ये चेक कर लूँ कि सर जो आपका f ऑफ x है वो एग्जैक्टली क्या है ना। तो f ऑफ x प्लस वाई को लेकर मुझे कुछ पता है, मुझे क्या पता है सर कि f ऑफ x प्लस वाई मुझे कुछ लिखकर वो दे रहा है, जो कि है f ऑफ x है ना प्लस क्या f ऑफ y प्लस आई थिंक f ऑफ x इंटू f ऑफ y। बहुत बढ़िया। अब चीज़ें बनकर या निकल कर क्या आ रही हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं। ध्यान से नोटिस करते जाना और चीज़ें समझते चले जाना एक एक करके। देखो मैं काम करता हूँ सर, x की जगह 0 रखता हूँ और y की जगह भी 0 रखता हूँ। उससे क्या हो रहा है, अगर मैंने x और y दोनों की जगह 0 रखा तो नोटिस करिएगा ये हो जा रहा है f ऑफ 0, ये हो जा रहा है f ऑफ 0, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, ये कितना 2 टाइम्स f ऑफ 0, आई एम रियली सॉरी, प्लस कितना f ऑफ 0 का होल स्क्वायर है ना, तो f ऑफ 0 का क्या स्क्वायर। कोई परेशानी? अब क्या, अब एक छोटा सा काम ध्यान से नोटिस करिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा काम ये हो रहा है कि अगर ओवरऑल आप देखोगे ध्यान से तो f ऑफ 0 को अगर मैं इधर लाया तो 2f ऑफ 0 में से एक f ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी मुझे पता चल रहा है कि ये 0 हो जा रहा है। अब अगर मैंने f ऑफ 0 कॉमन लिया, अब अगर मैंने f ऑफ 0 कॉमन लिया तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जाता है आपका f ऑफ 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से दो बातें निकल कर आ रही हैं, कौन सी दो बातें सर, कि आपका f ऑफ 0 या तो 0 है, आपका f ऑफ 0 है वो या तो 0 है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर f ऑफ 0 जो है वो -1 है। क्या पहले तो ये दो बातें समझ आई हैं, है ना। अब इन दोनों बातों में से किसी बात को एलिमिनेट करने का कोई स्कोप अभी तक तो नहीं दिख रहा है, जो चीज़ें दी गई हैं वो ऐसी आपके सामने लिखी हैं, है ना। तो मुझे अभी तक तो एक बात समझ आई है कि आपका f ऑफ 0 जो है सर वो या तो 0 होगा या 1 होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? कोई परेशानी यहाँ तक? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, और मैं अब देखना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो ऑप्शन में डेटा दिया गया है, मुझे f की डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। आपका f ऑफ x जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल मैं देखूंगा, पर क्या उससे पहले मैं f की कंटिन्यूटी चेक कर लूँ, बस ऐसे ही कि अगर वो कंटिन्यूस पता चल गया तो डिफरेंशिएबल तो हो गई, मतलब हम रियली सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस पता चल गया तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की तरफ आगे बढ़ूंगा, पर अगर वो कंटिन्यूस ही ना निकला तो डिफरेंशिएबिलिटी को मैं यहीं क्विट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा काम, कि मैं f ऑफ x की कंटिन्यूटी पर थोड़ा सा अपना ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक x की वैल्यू a पर, है ना, एक x की वैल्यू a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो आई होप आपको रियलाइज़ हो रहा है, अगर x की वैल्यू a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट f ऑफ x जो लिमिट है जो आपकी x क्या a को अप्रोच कर रही है राइट हैंड साइड से, आई होप आपको याद है। और इस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा a पर, तो a प्लस की तरफ, मतलब a प्लस यानी a के राइट हैंड साइड से a की तरफ अप्रोच करवा दूंगा। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो आप सर, इसको हमने ऐसा सीखा था लिखना कि लिमिट आप इसे क्या लिख सकते हो, x जब a नेगेटिव है तो आप इसे लिखते हो h अप्रोचेस 0, और f ऑफ x को आप लिख लेते हो कितना, f ऑफ a माइनस h। तो मेरे ख्याल से ये लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे दे देगा,
ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की जाए तो एफ ऑफ ए माइनस एच को मैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए माइनस एच को इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ ए है ना प्लस कितना एफ ऑफ माइनस एच प्लस कितना एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ माइनस एच। और जो लिमिट आप यहाँ इम्पोज करना चाह रहे हो वो लिमिट क्या है सर, लिमिट जो है आपकी ओवरऑल इस एक्सप्रेशन पे वो कितनी है, वो है आपकी कि h जो है वो किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को। क्या इस बात को आप देख पा रहे हो? आई होप आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट समझ पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे सोच रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा ओपिनियन आपसे मांगू तो यहाँ पर एक ही समस्या है सर कि अगर आप गौर से देखें तो ज़रा नोटिस करिएगा उसने क्या कहा, उसने यहाँ पर आपसे कहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। इस बात को गौर से सुनना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एक डेटा फिगर आउट करने में। एफ ऑफ एक्स मुझे क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका एक्स जी एक्स है। अच्छा, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जी ऑफ एक्स उसने कितना कहा, तो उसने कहा जी ऑफ एक्स आपका 1 है। अब नोटिस करना बहुत ध्यान से, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जी ऑफ एक्स 1 है। क्या मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में अगर एक्स जीरो को अप्रोच करे तो मैं कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकता हूँ क्या? जब एक्स जीरो को अप्रोच करे तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, कोशिश करते हैं निकालने की, ध्यान से देखिएगा। अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करे तो आपका एफ ऑफ एक्स, तो आपका एफ ऑफ एक्स किसे अप्रोच करेगा, यानी एक सेकेंड दीजिए बस, जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, मतलब एक्स जी एक्स। क्या आप बात समझ पा रहे हो ये किसे अप्रोच करेगा? आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपका एक्स जी एक्स कैसा फंक्शन है सर, x के जीरो को अप्रोच करने पर g ऑफ x तो 1 है और ये जीरो है, तो जीरो इंटू 1 कितना हो जा रहा है, जीरो। आप इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी ये बात है कि अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि x के जीरो को अप्रोच करने पर एफ ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, आप देख पा रहे हो क्या, x के जीरो को अप्रोच करने पर g ऑफ x 1 को अप्रोच कर रहा है और x जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो जीरो इंटू 1 जीरो। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो क्या आप इन दोनों में से थोड़ी क्लैरिटी ला सकते हो क्या कि मैं किससे प्रेफरेंस दूंगा, एफ ऑफ जीरो को जीरो के लिए या एफ ऑफ जीरो को 1 के लिए? इस पॉइंट पर आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और आप ऑब्जर्व करो कि क्या मुझे ये बात नजर आ रही है कि जब x a को अप्रोच कर रहा था, आई होप आप देख पा रहे हो, जब x a को अप्रोच कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, इसमें थोड़े से और कंक्लूजन हम देते हैं, गौर से सुनना। जब h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ जीरो, आप सुनिएगा, और ये f ऑफ जीरो। जब h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ जीरो और f ऑफ जीरो, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं सिंपल सा सब्सटीट्यूशन यूज कर रहा हूं। जब x जीरो को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच करता है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो शैल आई से आई विल बी लेफ्ट विद व्हाट, h अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए। बहुत ध्यान से सुना, एक क्रूशियल सा स्टेटमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूँ, मैं ही निकाल दे रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट क्या, x अप्रोचेस a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना, किस पर, एफ ऑफ एक्स पर, तो ये क्या हो जाएगा सर, इससे आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस, आई एम रियली सॉरी, h अप्रोचेस जीरो, और x की जगह आप क्या लिख दोगे, f ऑफ a प्लस h। फिर से नोटिस करना, बहुत अच्छा सा आप एक्सप्रेशन देखोगे, f ऑफ a प्लस h को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ, आई एम रियली सॉरी, f ऑफ a प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ a इंटू एफ ऑफ h, और इस पर लिमिट क्या चल रही है, इस पर जो लिमिट चल रही है वो वही चल रही है, h अप्रोचेस जीरो। अब जब h जीरो हुआ तो एफ ऑफ जीरो जीरो, एफ ऑफ जीरो जीरो, तो टेक्निकली जीरो और ये जीरो, तो फिर से क्या बचा, फिर से आपके पास बचा एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए तो आपका कांस्टेंट है, तो h के जीरो अप्रोच करने से उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप मेरी एक छोटी सी बात देखो ध्यान से, अगर मैं a पर इस फंक्शन की आपसे वैल्यू मांगू, अगर मैं a पर इस फंक्शन की आपसे वैल्यू मांगू तो फंक्शन जो f ऑफ x है उसकी a पर वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन आपका f ऑफ x है तो a पर उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर फंक्शन आपका f ऑफ x है तो x की वैल्यू a पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ a। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a है और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट f ऑफ a है, मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट a पर उसकी वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट सेम है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इससे क्या फायदा हुआ, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस बात पर वापस आओ, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इससे ध्यान से देखो, और अब मैं इस पॉइंट पर वापस आता हूं, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर,
x की हर एक वैल्यू पर। तो शैल आई से x की वैल्यू 0 पर भी कंटिन्यूस होगा, और अगर ये फंक्शन x की वैल्यू 0 पर कंटिन्यूस है तो 0 पर जो उसकी वैल्यू होगी वो वही होगी जब ये फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है तो है। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x 0 है, तो f 0 की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस कॉमन सेंस के साथ इस पॉइंट को मैं हाथों हाथ यहीं से एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्या आपको ये बात समझ आई? तो अभी तो मैंने बस क्या निकाला है, अभी मैं f ऑफ 0 तक पहुँच पाया हूँ जो कि कितना है 0। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं f ऑफ 0 तक पहुँच पाया हूँ तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। किसकी? f की, है ना। अब मैं f की डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। क्या मतलब? ये काफ़ी सारा एक बड़ा सा अच्छा सा डिटेल्ड क्वेश्चन बाकी है जो बहुत इंसाइटफुल है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देख रहे हो, है ना। तो मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी एक पॉइंट पर, है ना, a पर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं एक्चुअली f' डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो मैं a पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ढूंढ रहा हूँ। a पर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ढूंढना चाहा तो कितना हो जाएगा f' माइनस, हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ कितना सर आपका, आई होप आपको याद आ रहा होगा, a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। आई होप आप भूले नहीं हो, ये बात आप सभी को याद है। अब अगर मैं कुछ पॉइंट्स पर आपसे डिस्कशन करूं तो f ऑफ a माइनस h आपको याद है ना क्या होगा? अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूं तो f ऑफ a माइनस h आपका होगा f ऑफ a। अच्छा, लिमिट लगाना मत भूलना, तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं लिखता हूँ नीचे की तरफ ताकि थोड़ा स्पेस हम, वैसे तो आपको पता है इसका जवाब, बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिखो लिमिट क्या, h अप्रोचेस 0, f ऑफ a माइनस h क्या होगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस h प्लस f ऑफ a इंटू f ऑफ माइनस h और क्या माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय h। अब क्या कुछ कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हो, फिर वही सवाल और फिर वही जवाब कि अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सर बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ हो रही है अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो। क्या आपको नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं? आई होप आप देख रहे हो कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में एक छोटा सा काम कर लो, क्या कर लो सर, ध्यान से नोटिस करना। ये मुझे एक दिख रहा है एफ ऑफ ए, आई होप आपको दिख रहा है, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है एफ ऑफ ए वाला पार्ट, है ना। या इसको ऐसा नहीं रखना है तो इसको ऐसे देख लो, एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, एफ ऑफ ए से तो एफ ऑफ ए कैंसिल हुआ, चलो इसको हम हटा देते हैं, है ना। ध्यान से नोटिस करना, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। अभी 2 सेकेंड ना, अगर मैंने इसे इस तरफ इस तरीके से कर दिया कि अगर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 बन जाएगा। तो इसको सब्सटीट्यूशन से थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने ऐसी कोशिश की तो देखो एफ ऑफ माइनस एच कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एफ ऑफ ए। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एफ ऑफ ए। गौर से सुनना, ये पार्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट h अप्रोचेस 0, है ना, और अंदर क्या बच रहा है 1 प्लस एफ ऑफ ए, जो कि मेरी क्लियर सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप मेरी बात नोटिस कर रहे हो कि ये एक क्लियर सी कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1 प्लस एफ ऑफ ए को बाहर रख सकता हूँ क्या? तो 1 प्लस एफ ऑफ ए को मैं बाहर रख रहा हूँ, है ना। जब 1 प्लस एफ ऑफ ए को आपने बाहर निकालना चाहा तो देखो क्या बच जा रहा है, एफ ऑफ माइनस एच अपॉन एच। क्या बच रहा है सर, आपका बच रहा है एफ ऑफ माइनस एच अपॉन एच। ये बाय द वे अभी कोई नई, कोई बड़ी, कोई विशेष चीज़ निकल कर नहीं आ रही है। हम बस इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें ताकि मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, एफ ऑफ माइनस एच को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मेरे पास इस फंक्शन की डेफिनेशन है? एफ ऑफ एक्स को उसने कहा था एक्स जी एक्स। आई रिपीट, एफ ऑफ एक्स को उसने कहा था एक्स जी एक्स, बिल्कुल सही बात है। तो एफ ऑफ एक्स को अगर उसने एक्स जी एक्स कहा था तो एफ ऑफ एच को एच जी एच और एफ ऑफ माइनस एच को माइनस एच जी एच, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में कितना है, एच, है ना। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ क्योंकि और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो आप लिखना मिस कर रहे हो सर। पहले तो क्या 1 प्लस एफ ऑफ ए आ रहा है इसमें एक अलग से, है ना, और क्या आ रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस 0। एफ ऑफ माइनस एच को मैं लिख रहा हूँ माइनस एच इंटू कितना, जी ऑफ माइनस एच। गौर से सुनिएगा, मज़ेदार सा पार्ट है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है h। अब प्लीज़ इस स्टेटमेंट को गौर से देखिए कि आपको नज़र आ रहा है h से ये h कैंसिल, h से ये h आपका हुआ कैंसिल, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, डिनोमिनेटर में h था या माइनस h, बस मुझे देख लेने दो। डिनोमिनेटर में माइनस h आएगा ना, मैं रियली सॉरी, मैंने मिस किया। यहाँ पर माइनस h आएगा, वही बात, यहाँ पर माइनस h आएगा, यहाँ भी माइनस h आएगा। तो ये पूरा पार्ट आपका इस तरीके से वर्कआउट हुआ। अब क्या बचा, g ऑफ माइनस एच। अब फिर से सोचो, क्वेश्चन के पास जाओ। क्वेश्चन में क्या मुझे दिया गया था कि जब x 0 को अप्रोच करे तो g ऑफ x 1 होता है।
ज़रा नोटिस करिएगा, अगर क्वेश्चन में दिए गए डेटा को यूज़ करूं तो जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो g ऑफ h या g ऑफ माइनस h 1 को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एफ ऑफ ए। मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला इस फंक्शन का, जो कि कितना है 1 प्लस एफ ऑफ ए। गौर से सुनना, कुछ काम की बात यहाँ पर हो रही है। अच्छा, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं अगर आपके मन को तसल्ली चाहिए तो मन की तसल्ली के लिए मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब मैंने क्या किया, मैंने एफ का ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, मतलब एफ डैश ए प्लस, जो कि कितना होगा, लिमिट है ना आपका एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, सेम प्रोसेस है ना, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए विच इज एच। एफ ऑफ ए प्लस एच कितना होगा आपका, लिमिट जो चल रहा है एच अप्रोचेस 0 अप्लाई करिए, एफ ऑफ ए प्लस एच आपका हो जाना है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच प्लस कितना भाई, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच। ये तो बात हम सब जानते हैं सर, और क्या, माइनस एफ ऑफ ए दिख रहा है जो कि इसे कैंसिल करेगा, और डिवाइडेड बाय कितना, एच। जब आप एक साइड से निकाल चुके होते हो ना तो दूसरे बार आपको करने में मेहनत नहीं लगती, इवन आप सोच सकते हो बस, मतलब इतना लिख कर तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। आप बस सोच सकते हो कि सर बीच में थोड़ी सी चीज़ें बदलनी है, माइनस एच की जगह प्लस एच करके वहीं विजुअलाइज कर लो जो आपने निकाला था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वहीं अगर आपको ठीक लग रहा है तो, पर नहीं लग रहा है तो कर लो, पर करना इज टाइम कंज्यूमिंग, तो वहीं सोच लिया करो, आपके लिए बता रहा हूँ है ना। मैं तो आपको बिल्कुल समझाऊंगा एक एक चीज़। फिर क्या सर, देखो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल, फिर से एफ ऑफ एच कॉमन ले लिया, तो एफ ऑफ एच कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस एफ ऑफ ए। 1 प्लस एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो उसे बाहर निकाल लाया, तो 1 प्लस एफ ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई, और अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचता है लिमिट आपका क्या, एच अप्रोचेस 0, और फिर वही आपका क्या, एफ ऑफ एच अपॉन एच। अब एफ ऑफ एच को क्या मैं लिख सकता हूँ, एच जी एच, आई होप आपको ये बात याद है, तो इसे मैंने क्या लिखा, एच जी एच। अब h से h कैंसिल, और जी एच जब h 0 को अप्रोच करे कितना होता है 1, तो ये भी कितना आ रहा है सर, ये भी आपका 1 प्लस एफ ऑफ ए आ रहा है। अब आप मेरी बात सुन रहे हो, अब सुनो ध्यान से, आपको बहुत मज़ेदार सी चीज़ पता चलेगी कि हमने क्या निकाला। हमने पता करने की कोशिश की सर एफ डैश ए, और एफ डैश ए कितना आया 1 प्लस एफ ऑफ ए। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप खुद कह दोगे कि सर हमें एक बात तो क्लिक कर गई है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ जनाब, कि हमने एफ डैश ए पता करने की कोशिश की, वो आया 1 प्लस एफ ऑफ ए। ए आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो इसकी जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, क्योंकि एक ही जगह एक्स होता तो भी तो यही आता। मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो है आपका वो होगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ये बात आपको क्लिक कर गई तो अब आप एफ ऑफ एक्स तक बहुत आराम से, बहुत सुलझे हुए से मैनर में पहुँच सकते हो। ऐसे कैसे सर, ज़रा बताओ। एफ डैश ए कितना है, 1 प्लस एफ ऑफ ए, बिल्कुल आया। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं उठा कर इधर लाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, इस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को उठा कर इधर लाता हूँ, तो ये कैसा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एफ डैश एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 1। एक छोटा सा काम करने की हम कोशिश करते हैं, अगर इस तरफ इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, बस ये आपको बातें इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू होते ही पता चल जाएगी, जो कि 2 चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे। मैं अगर थोड़ी देर के लिए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को कुछ मान लूँ, जैसे अगर मैं 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को मान लेता हूँ टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। ये लेबनीज कोफिशिएंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिन्हें मैं इस तरीके से फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर आपने सुना जो मैंने कहा तो बात बन गई। कैसे बन गई सर? एफ डैश एक्स डी एक्स को मैं लिखूंगा डी टी, तो मेरे लिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डी टी। अच्छा, डिनोमिनेटर को देखें तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है टी, तो यहाँ लिख दिया टी इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलिएगा। अभी क्या सर, किस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी होता है? सर log t का, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t। अब अगर मैं log t ही लिख रहा हूं तो t था क्या, t था 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। कोई परेशानी तो नहीं है। इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी।
क्या इतनी बातें समझ आई हैं? क्या यहाँ से आपको नहीं दिख रहा कि मैं कितनी आसानी से एफ ऑफ एक्स तक पहुँच सकता हूँ और जिस मोमेंट में एफ ऑफ एक्स तक पहुँचा अपने सारे सवालों के जवाब निकाल सकता हूँ? इफ़ यू ऑल एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सारी बातें छोड़ो सर, एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, मैं सी को क्रैक कर सकता हूँ क्या? यहीं हाथों हाथ क्रैक करने की कोशिश करते हैं। आप याद करो, हमने निकाला था एफ ऑफ जीरो आपका कितना था? एफ ऑफ जीरो आपका जीरो था, एफ ऑफ जीरो जीरो था। तो अगर यहाँ एक्स की जगह जीरो रखा तो एफ ऑफ जीरो कितना हुआ? जीरो, जीरो प्लस वन, ये कितना हुआ? लॉग, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी रखी? जीरो, तो ये हो गया सी। लॉग वन कितना होता है? जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से पता चला है कि सी की वैल्यू कितनी है? जीरो। जिस लम्हा मुझे पता चला कि सी की वैल्यू जीरो है, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा वो सुनना। हमारा फंक्शन फाइनली कंक्लूड किया जा सकता है कि आप लिख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग ऑफ कितना? वन प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आप लिख रहे थे एक्स प्लस सी। तो सी जैसे ही जीरो हो तो ये रहा एक्स। क्या आपको एंटी लॉग लेते आता है? अगर एंटी लॉग की बात करें तो ये आपका नेचुरल बेस है, तो हम ये परिभाषा जानते हैं that this e should be raised to this power so that it can result into this, which means e to the power x will be equal to 1 plus f of x. अगर मैं 1 को इधर लाया तो फाइनली मैं f of x को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा e to the power x minus 1. Do you all agree with that? f of x हम कंक्लूड कर पाए इज नथिंग बट व्हाट? e to the power x minus 1. इतनी मेहनत आपको लगेगी और कुछ क्वेश्चंस अच्छे आएंगे जिनको करने के लिए थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा। आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित लगाइए, थोड़ा खेलिए नंबर्स के साथ, थोड़ा डेफिनेशंस के साथ, थोड़ा चीज़ों को रीअरेंज करने के साथ। अब जब मुझे पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है तो ज़रा आते हैं इन सवालों पर। पहला सवाल या रादर पहला ऑप्शन, f जो है वो डिफरेंशिएबल है x की हर एक रियल वैल्यू पर। आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है? सर सही तो कह रहा है वो, f आपका डिफरेंशिएबल है। क्यों नहीं है सर? आप सोचो ना, e की पावर x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 1 डिफरेंशिएबल है, तो e टू द पावर x माइनस 1 डिफरेंशिएबल होगा। आई थिंक इसको लेकर मैं अब बहस नहीं करना चाहता, मतलब ये है ना, e टू द पावर x आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये तो होगा ही होगा। ऑप्शन बी पर बात करते हैं। अगर g, अच्छा बाय द वे ये पूछ रहा है f ऑफ x कुछ ऐसा है, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मुझे पता है f ऑफ x क्या है तो g ऑफ x कितना होगा? g ऑफ x शैलाई से आपका होगा, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x अपॉन x। g ऑफ x कितना होगा? f ऑफ x अपॉन x। आई होप आप देख पा रहे हो, मैं g ऑफ x को लेकर भी टिप्पणी दे ही देता हूँ। जब g ऑफ x आपने कहा f ऑफ x अपॉन x तो ये कितना हो जाएगा? e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन कितना? x। तो g ऑफ x ये रहा। अब वो क्या कह रहा है वो सुनना। वो कह रहा है g0 अगर 1 है, वैसे तो g0 हमारी डेफिनेशन से तो आ ही नहीं रहे, आप देख रहे हो ना, 0 अपॉन 0, लेकिन उसने इसे कंटिन्यूस बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो भी करने के लिए कहानी गढ़ी होगी वो ये कि उसने कहा कि g0 जो है आपका साहब 1 है। सर मैंने मान लिया आपकी बात कि g0 आपके अकॉर्डिंग 1 है, पर मेरे अकॉर्डिंग gx ये है, तो g0 मतलब 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जा सकती है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन नोटिस करना, इस gx का g डैश x में लिख लेता हूँ हाथों हाथ ही, है ना। वैसे तो इसको भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट चलो अब लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं, गौर से सुनना। g डैश x क्या होगा? अच्छा gx क्या है? gx 2 टुकड़ों में बट रहा है सर, उसकी डेफिनेशन अगर मैं यूज़ करूँ क्वेश्चन में दी गई डेफिनेशन को, तो gx 2 टुकड़ों में किस तरीके से बट रहा है? जब x आपका 0 नहीं है तो ये है, और जब x आपका 0 है तो 0 है। तो g डैश x कैसे हो जाएगा? g डैश x क्या निकल कर आएगा? ज़रा उस पर बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप बताओ g डैश x क्या आएगा? क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे g डैश 0 तक पहुँचना है। वैसे तो मुझे दिख ही रहा है कि g डैश 0 क्या आने वाला है, बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखो g डैश 0 निकालना चाहा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या आप सुन रहे हो? न्यूमरेटर में ध्यान से नोटिस करिएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, है ना। डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये x आ गया माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, यानी e टू द पावर x, रियली सॉरी, e टू द पावर x माइनस 1 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी 1। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कोई परेशानी? तो ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है, कब है ये? जब x आपका 0 नहीं है ना, और जब x आपका 0 है तो ये 0 है। क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर मैं देखना चाहूँ तो? ज़रा नोटिस करिएगा और ज़रा गौर फरमाइएगा कि यहाँ पर समस्या क्या आ रही है।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, मतलब जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर सोचा जाए, तो जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा। आई होप आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा इसको ना लेंदी कर रहे हैं। लेंदी कर रहे हैं मतलब मैं ना इस जी डैश एक्स को अगर एफ ऑफ एक्स वाली डेफिनेशन से निकालूँ तो आप देखो ना एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन थी एक्स जी एक्स। यहाँ से भी तो मैं सोच सकता हूँ, अगर मैं सोचना चाहूँ तो कोशिश कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ना इसे बस एक प्रॉपर्टी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी एक्स क्या था सर। जी एक्स था एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है सर, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ये बात हम जानते हैं। और एनीवे उसने जीरो पर उसकी कुछ और डेफिनेशन दे दी है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर एनीवे अगर मैं यहाँ से भी चेक करूँ जिससे थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, तो हमने क्या किया, जी डैश एक्स निकाला। अगर मैं एफ डैश में क्या निकाला, सॉरी जी डैश, अगर मैं जी डैश जीरो माइनस निकालूँ और जी डैश जीरो प्लस निकालूं इसी डेफिनेशन को यूज़ करके, तो भी अगर आप कोशिश करें तो आप सेम वैल्यू तक पहुंचेंगे, है ना। बस यहाँ पर समस्या यही है कि ये ना थोड़ा वैसा नहीं लग रहा, मतलब ये प्रॉपर एक लिमिट का क्वेश्चन बनेगा जैसे लिमिट वाली या तो एक्सपांशन से या किसी ना किसी तरीके से लॉपिटल से हमें निकालना पड़ेगा। पर जब आप करेंगे ना तो मेरा यकीन है, आप देखो ध्यान से, आप बड़े आराम से देखो और बड़े गौर से देखो। आप एक्स की जगह एक बार एच और x की जगह एक बार माइनस एच रिप्लेस करके देखिए, आपका दोनों बार ये इस तरीके से बिल्कुल आपका जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाएगा। मैं इसे इतनी डिटेल में जाने के बजाय बस इस पॉइंट से कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और एक्स अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स भी आपका डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि आप बस इस बेसिक सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का एल्जेब्रिक कोई सा भी ऑपरेशन हो वो डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी सही होगा। और बशर्ते वो जी जीरो की डेफिनेशन मुझे आवश्यक थी, जो मुझे चाहिए थी, जो मेरे लिए ज़रूरी थी, तो वो हमने निकाल ली। वो क्या आई भाई, वो आपका 1 आ गया। कोई परेशानी इस बात से। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं सी पर। द डेरिवेटिव एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश 1 1 है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये रहा, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा सर। एफ डैश एक्स अगर निकाला तो e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स माइनस उनका डिफरेंशिएशन 0, तो एफ डैश 1 कितना आएगा। आई थिंक सर दिख रहा है, एफ डैश 1 आता है e। एफ डैश 1 कितना आ रहा है, एफ डैश 1 अगर आप देखें तो ये कितना आ रहा है भाई e, और एफ डैश 1 इनके अकॉर्डिंग कितना है, उनके अकॉर्डिंग तो 1 है, तो ये तो सर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है गलत। द डेरिवेटिव एफ डैश 0 1 होगा, मुझे भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये e की पावर x है, तो जब आप एफ डैश 0 निकालेंगे तो आप e की पावर 0 यानी 1 निकाल रहे होंगे। तो हाँ सर ये सही बात है, जो आपका डेरिवेटिव है कौन सा, एफ डैश 0, ये तय बात है, ये 1 होगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन? आई विल सिंपली टेल यू द ट्रिकिएस्ट पार्ट वॉज फिगरिंग आउट व्हाट वाज एफ डैश एक्स। वंस यू हैव फिगर्ड आउट एफ डैश एक्स, पर उससे पहले मुझे प्रूव करना पड़ा कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला किसी एक रैंडम पॉइंट पर। जब मैं प्रूव कर पाया कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी एक आर्बिट्ररी वैल्यू ए पर, तो मैंने वहाँ से फिर एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया और फिर हमारी सारी कहानी शुरू हुई। उसमें मुझे इसकी बहुत हेल्प लगी, इसमें मुझे इसने बहुत हेल्प की, और अल्टीमेटली वो f0 डिफाइन करने से हम c हटा पाए और पूरी कहानी जो भी हमें निकालनी थी हम वर्कआउट कर पाए। क्वेश्चन आई अंडरस्टैंड लेंदी है, पर एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन है, और ये ऑफ कोर्स आपका मॉडरेट से टफ के बीच कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आप फंसोगे, यहाँ पर आप फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। क्या बात आपको समझ आ रही है? चलो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतना काफ़ी है। अभी अगर आपको इतनी प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चन समझ आए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाएंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के और कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जैसा आप जानते हैं तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको करा रहे हैं, चूँकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। बिल्कुल ये तैयारी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू होते हुए कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो तक जाएगी। हमने कंसेप्ट किए, क्वेश्चंस किए, यानी एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए, और अब PYQs हम कर रहे हैं, और यही हर चैप्टर के लिए हम फॉलो करते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक किट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।